नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओआर के कुछ पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर नए चुनाव नहीं हुए तो कार्य समाप्ति के उपरांत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करता है। कौन करता है? पुराना राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है जो, उसमें 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और जो 11वां था वो आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्य के प्रचालन के संबंध में अशोक सिंह समिति गठित की गई है। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अशोक सिंह नहीं, वर्मा समिति है। ठीक है, वर्मा समिति। तो दोनों ही यहां पर गलत है, आंसर हो जाएगा डी, नन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। दूसरा देखते हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो वो डीपीएसपी है। ठीक है, और जो आपका तीसरा है वो आपका मूल कर्तव्यों में आएगा, तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषदों के सदस्य भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, है ना। एमएलसीज भाग नहीं लेते और कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते। एमएलसी में चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, इनके निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक, तो ये भी सही है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा और पहला यहाँ पर गलत है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो गलत हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो 50-50 नहीं है, 20-20 चाहिए दोनों। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक होती है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है, इनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है बस। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर गलत हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राष्ट्रीय झंडे में जो चक्र होता है उसका महत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बताया था। तो ये गलत है, क्योंकि वो संविधान सभा में जिसने चर्चा की थी वो पंडित नेहरू नहीं थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन, तो ये गलत हो गया। और दूसरा, पिंगली वेंकैया, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। ठीक है, ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ, उसमें 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी राज्यों हेतु पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली हेतु प्रावधान करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक सही है। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। कृषि, संचार और सिंचाई।
तो देखिए यहाँ पर जो कृषि और आपका सिंचाई है, ये दोनों हैं जो ये दोनों ही राज्य सूची के हैं, ठीक है। और जो संचार है ये आपका संघ सूची का है, ठीक है। तो बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून की समाविष्ट किया गया है, ठीक है। तो ये सही है। 10th शेड्यूल किसमें है? आपका दल बदल से संबंधित है 10th शेड्यूल, ठीक है। और संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को उल्लेख किया गया है, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 12वीं नहीं है, वो 11वीं अनुसूची है ना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास दी गई हैं, ठीक। अवशिष्ट शक्तियां हैं जो वो संघ के पास दी गई हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और आपका जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी भाषा अनुसूची में नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, पहला वाला सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? चलैया समिति ने वित्तीय क्षेत्रों में जांच की तथा अपने सुझाव दिए, बिल्कुल सही है। चलैया समिति है जो आपके वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित है। प्राक्कलन समिति है, उसमें जो राज्यसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ना कि राज्यसभा के। यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है, ठीक है। और राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? वित्त मंत्री योजना आयोग का उपसभापति होता है, ये गलत हो जाता है। और दूसरा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ये फैक्ट सही है, ठीक है। जो योजना आयोग है उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ठीक। तो ये पहला वाला है जो गलत होगा, दूसरा वाला यहाँ सही होगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अशोक मेहता समिति जो थी वो वर्ष 1977 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को द्विस्तरीय करने के सुझाव में आई थी, सही है। और सरकारीय समिति जो थी वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए आई थी, ठीक है। इनको जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी, तो दोनों यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कौन लेकर के आया था? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। कमेंट्स में बताइए इनका आर्टिकल क्या है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों सही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर्टिकल 356 के तहत वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दी गई है, ठीक। तो ये दोनों ही गलत हो गए और उसके बाद आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए को वोट का मूल्य है जो वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है, तो दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आर्टिकल 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर ही काम करना होता है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 58 के तहत भारत का राष्ट्रपति एक बार से अधिक निर्वाचित हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार से अधिक हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन आर्टिकल 57 में दिया है, 58 में नहीं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला यहाँ सही है, तो बी ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। 10 वर्ष नहीं है, 5 वर्ष है इसका जो दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा, नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद के पास है, स्टेट नहीं बना सकता है नियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 है,
ठीक, सही है। और 44वां जो संविधान संशोधन है 1978 वाला, उसके द्वारा आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के उपखंड चा के में उल्लिखित संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख आर्टिकल 31 में था और 19 के चा वाले पार्ट में था, तो दोनों को उसको हटा दिया गया था। ठीक है, एफ वाले पार्ट को हटा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत रूस में हुई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो PIL है जो उसकी शुरुआत USA में हुई थी। ठीक है, ना कि रूस में। दूसरा, केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, बी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं हैं जो अमेरिका से ली गई हैं? तो उपराष्ट्रपति का पद है जो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, और द्विसदनीय प्रणाली है ये आपकी UK से ली गई है, यानी ब्रिटेन से ली गई है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये वाला पार्ट है जो ये भी आपका USA से लिया गया है, और संसदीय क्षेत्राधिकार है जो ये भी आपके UK से लिए गए हैं। ठीक है, तो 2 USA और 2 UK से, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3, यानी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही स्टेटमेंट है। और संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही पहले पूछे जा चुके हैं अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में, इनको याद रखिएगा। ठीक है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है उसका स्रोत विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो ये वाला सही है। और दूसरा देखिए, आर्टिकल 16 है जो उसमें सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता दी गई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचारित करने की जो गारंटी है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनका गारंटर है जो उसको किस आर्टिकल के तहत एनफोर्स करता है सुप्रीम कोर्ट को? तो वो देखिए आर्टिकल 32 के तहत करता है, ना कि 28 के तहत। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। आर्टिकल 32 है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला वाला। दूसरा, और जो आपका जो राइट टू फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ लिखा है, वो कहाँ पर दिया है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ये भी गलत हो गया क्योंकि 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेकर के 18 तक। ठीक, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, डी आंसर है। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये वाला है जो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि एक प्रावधान है 6 मंथ वाला। ठीक है, वो कोई भी आदमी हो सकता है, अगर वो 6 महीने के अंदर कहीं से सीट निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं, तो वो कोई भी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री का पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दूसरा आपका भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे, है ना, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर वो राज्यसभा से इलेक्ट हुए हैं तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात आएगी तो वो उसमें वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी, सही है। और संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक, तो ये भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिलान करना है आपको। आर्टिकल 340 है जो वो किससे है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का गठन। 344 राजभाषा आयोग, और 214 आपका राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये सभी बेस्ट थे, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी सही है, तो दोनों यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारत में वर्ष 1972 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो देखिए, 72 में नहीं घोषित किया गया था, 1962 में घोषित किया गया था, तो ये पहला गलत हो जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन भाग नहीं लेते, MLC का क्या स्टैंड है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ये स्टैंड है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार हैं जो वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब 358 से क्या होता है, 19 जो है 6 मूल अधिकार वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कब होते हैं वो, जब आपका 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। ठीक है, तो आपका जो 358 है उसके तहत 19 जो 6 मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे कब पेश करने लगे हैं, 1 फरवरी को। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, कि ये एग्जीक्यूटिव्स हैं जो वो अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है। कौन, यूनियन कार्यपालिका है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं जो वो आपके जो सैलरी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, उनके डिडक्शंस के लिए जो भी प्रोविजंस है वो बना सकते हैं। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए इसमें कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियों जैसी शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यपाल को जो आपात शक्तियां हैं वो प्राप्त नहीं है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, ये आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, संघ कार्यपालिका यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं जो उनकी शक्तियां राज्यों को उनकी शक्ति के प्रयोग के संबंध में, मतलब राज्यों को जो उनकी पावर्स हैं उसके संबंध में निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, वहां तक विस्तारित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भारत का जो प्रधानमंत्री है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। ये वाला स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर नहीं होता, संघ के जो मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो उनका निर्णय उसे जब लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में मिलेगा तब फिर उस पर विचार करके उसको लगाया जा सकता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1A। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसी राज्य में अनुच्छेद 365 के तहत घोषित राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीना होती है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि 356 की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल में कितनी होती है, 3 साल तक होती है। ठीक, तो ये गलत हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी है, ये वाला पार्ट सही है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राज्यों की जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति के पुनर्विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और राष्ट्रपति शासन में, है ना, प्रेसिडेंट रूल में जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वो निलंबित हो जाते हैं। ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति शासन में फंडामेंटल राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 246 के द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य विषयों में विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है ना, 3 है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 है जो इसके तहत राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है ये।
ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 249 है वो किससे संबंधित है? संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय का गठन किया गया है। ठीक, बिल्कुल सही है। और परिवार न्यायालय का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से 10 लाख से लेकर के आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर भी सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी की जाती है, ये भी सही है। महाधिवक्ता की है जो, ये गलत हो जाएगा। और आपके महान्यायवादी की जाती है। ठीक है, महाधिवक्ता की कौन करता है? राज्यपाल करता है महाधिवक्ता की अनुमति नियुक्ति। और कौन सा आर्टिकल है इनके लिए? आर्टिकल 165। ठीक है, दोनों चीजें याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर 1, 2 एंड 4 यानी डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद सही सुमेलित हैं? देखिए, अनुच्छेद 143 है जो, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है। ठीक है, वहां पर एडवाइजरी पावर की बात होती है, जिसमें कि सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति को सलाह करते हैं, आर्टिकल 143। ठीक है, और 112 है जो, वो आपका संघीय बजट है। ठीक, तो ये वाला भी पार्ट सही है। और 111 है जो, वो संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना है। ठीक है, संसद के द्वारा विधेयक पर किसी सहमति प्रदान करना है, आर्टिकल 111 में। ठीक, तो तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके निर्वाचित वर्ष के साथ आपको मैच करना है। तो जो डॉक्टर आपके जाकिर हुसैन है, ये आपके जाएंगे 1967 यानी कि बी पार्ट के साथ। ठीक है, वीवी गिरी हैं जो, वो 1969 में, तो सी पार्ट के साथ। और डॉक्टर राधाकृष्णन है जो, वो 1962 ए पार्ट के साथ। और शंकर दयाल शर्मा 1992 के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, सी, ए, डी यानी बी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 1 साल तक हो सकती है, गलत हो गया। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 महीने। ठीक है, और अगर संसद से उसे मंजूरी नहीं मिली तो 6 हफ्ते में ही 6 वीक्स। ठीक है, 6 हफ्ते में ही वो खत्म हो जाता है, गलत हो गया। और संसद के 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम अवधि है वो कितनी होती है? 6 माह। ये वाला पार्ट सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, आर्टिकल 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 को और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये बिल्कुल सही आर्टिकल है। और दूसरा देखिए, आर्टिकल 71 है जो, उसको संशोधित कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच करने का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। ठीक, तो ये पार्ट भी आपका सही है, दोनों ही सही है, दोनों फैक्ट हैं, याद रखिएगा, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में विधानसभा की अवधि को 5 साल की जो अवधि है विधानसभा की, उसको क्या है कि बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था? ठीक, तो ये हुआ था आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो आंसर हो जाएगा बी। और वापस से उसको 5 साल कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विधानसभा की अवधि की गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है, बिल्कुल सही है। और राज्यपाल उचित समझे तो 5 साल से पहले ही उसको विकसित भी कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो विघटन है वो जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही कर सकते हैं ऐसा राज्यपाल। ठीक, तो ये तीनों सही है, डी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने अपनी विधान परिषद को समाप्त किया है? पंजाब ने समाप्त किया 1969 में, पश्चिम बंगाल ने किया उसको 1969 में, और आपके तमिलनाडु ने किया उसको 1986 में। ठीक है, तो तीनों ने समाप्त किया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद का जो आर्टिकल 169 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो विधान परिषद, ठीक है, परिषद का गठन करे और चाहे ना करे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और वर्तमान में 6 राज्यों में, ठीक है, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक, कौन से हैं? देखिए, आप आंध्र प्रदेश लीजिए, साथ में तेलंगाना ले लीजिए, है ना, एक ही है। यूपी के साथ बिहार ले लीजिए, ठीक है। उसके अलावा बचा क्या? कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक, तो होगा कितने? 6। यहाँ 5 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर।
अगला देखिए, प्राक्कलन समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मिथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये बात आप याद रखिएगा कि समिति का अध्यक्ष है जो सत्ताधारी दल का होता है। ठीक है, अलग से भी पूछा जा सकता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, पिछड़े वर्ग जो है ओबीसी हैं, उनको जो आरक्षण देना है या नहीं देना वो राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर है। और दूसरा देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है। और कितना है इस वक्त जो आरक्षित स्थान है वो कम से कम 1/2 स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये गलत है क्योंकि 1/3, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन है महिलाओं का। ठीक, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा यहाँ सही है। आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान का उद्देशिका है जो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आपके 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलरिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, लेकिन वो 42nd में जोड़े गए थे, ना कि 44th में, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, एक ही बार आज तक प्रियम्बल का जो है वो अमेंडमेंट हुआ है जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार, मतलब ये जो सीक्वेंस है SSSDR, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है वो सीक्वेंस, वो है, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है जो वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक या गणराज्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि सही जो है सीक्वेंस वो है आपका सॉवरेन आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपका सोशलिस्ट, फिर आ जाएगा सेकुलरिस्ट, फिर आ जाएगा डेमोक्रेटिक और फिर आ जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स का इंटरचेंज किया गया है। ठीक, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, नन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची के विषय हैं। देखिए, कानून व्यवस्था, न्याय और सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो ये तीनों ही हैं जो ये आपके राज्य सूची का पार्ट है। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत का उपराष्ट्रपति का संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के सदस्य होना अनिवार्य है या आवश्यक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही चीजें हैं जो क्वालिफिकेशन में नहीं होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो उसकी पद्धति का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका सही है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फिर से गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों पार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ निर्वाचित लिखा हुआ है जो कि राष्ट्रपति के मामले में सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा देखते हैं, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यपाल का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका सही है। आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य होना चाहिए, लोकसभा सदस्य। ठीक, गलत हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री भारत में तो दोनों में से किसी भी सदन का हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री वह व्यक्ति भी बन सकता है जो 6 महीने तक, जिसके पास कोई भी बहुमत नहीं है, कोई भी सीट नहीं है उनके पास, लेकिन वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई सीट निकाल लेते हैं बाई इलेक्शंस में तो उनको प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाएगा। ठीक है, वरना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है। उसके बाद आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर काम कर सकते हैं। ठीक, दोनों पार्ट सही है। सी आंसर है।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के में कौन शामिल है? केवल संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अभी पहले भी बताया, केवल संसद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, दोनों। दूसरा देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि 6 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, नन। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में न्यायाधीश PN भगवती को आपका जो PIL है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसका जनक या फादर कहा जाता है। ठीक, तो ये पार्ट बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए कि जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय में समक्ष आपका मतलब न्यायालय में जाकर के प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, तो PIL के संबंध में दोनों पार्ट सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है काफी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 32 है जो, उसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर जारी कर सकता है। ठीक, तो ये सही है। 5 रिटों के नाम बताइए और उनके 5 के एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट का जो परव्यू है वो थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही हैं, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 248 है जो 248 है, उसके तहत संसद को CGST और राज्यों को IGST है जो SGST है जो वो लगाने का अधिकार होगा। ठीक है, सेंटर को CGST, स्टेट को SGST लगाने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, अच्छा यहाँ पर लेकिन 248 लिखा है, वो 245 के तहत होगा। ठीक, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, 245 के तहत होता है कि संसद जो सेंटर है वो CGST और स्टेट है जो IGST लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, आर्टिकल 269 के तहत 1 जनवरी 2017 के बाद जो भी वस्तुएं आयातित होंगी वे जिस राज्य में उपभोग होंगी उस राज्य को उसके आयात पर IGST का आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 269 में लिख दिया है इन्होंने। ठीक, तो ये वाला पार्ट है जो ये आपका सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 10 है उसमें केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। ठीक, गलत हो गया क्योंकि पार्ट 11 में है वो सब कुछ। ठीक है, दूसरा देखिए, संसद अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, संसद है जो वो आपकी क्या इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाने के लिए अधिकृत है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो है वो गठन करते हैं। अंतर्राज्यीय जो परिषदें होती हैं उनका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यहाँ संसद लिखा हुआ था। ठीक, दोनों गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई जिसमें संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये पूरा स्टेटमेंट सही है सिवाय इस डेट के, वो 26 जनवरी नहीं थी, 24 जनवरी थी, और ये याद भी रखना है आपको, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है उसमें 290 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें कि 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 महिला सदस्य तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल वो 290 ना होकर के 289 है। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही गलत हैं, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत का मूल रूप संविधान रफ़ी अहमद के द्वारा हाथ से लिखा गया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेम बिहारी नारायण और राजदा, ये पूरा नाम है उनका, प्रेम बिहारी नारायण राजदा, जिन्होंने मतलब इसको संविधान को लिखा है। ठीक है, प्रॉपर मतलब कैलीग्राफर हैं जो हो। ठीक, उसके बाद दूसरा देखिए, आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने संविधान अलंकृत किया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो ये सही पार्ट है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय संविधान का जो पार्ट 2 है और अनुच्छेद
5 से लेकर के 11 है, उसमें नागरिकता से संबंधित दिया गया है। ठीक, सही है। और भारतीय नागरिक की जो नागरिकता है वो नागरिक द्वारा संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, मतलब इसमें ये बताया गया है कि कब कब उसको समाप्त हो जाएगी। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट है, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, एक संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने में, निष्ठा नहीं दिखाओगे तो। दूसरा, अन्य राज्य की नागरिकता ले लोगे तो। ठीक है, और युद्ध के समय शत्रु से गैर कानूनी तरीके से संपर्क अगर किया तो भी खत्म हो सकती है और पर उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिन पर नागरिकता समाप्त हो सकती है, याद रखिएगा इनको। तीनों सही लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में वर्णित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो डीपीएसपी में किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज श्री पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो उनका 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आपका जो लोकपाल बिल है उस पर प्रतिभा पाटिल जो थी वो जब राष्ट्रपति थी तब हस्ताक्षर हो गए थे। ठीक, तो ये दोनों पार्ट सही हो गए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, मतलब स्टेट्स और यूटीज के जो प्रतिनिधि हैं उनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? चौथी अनुसूची में किया गया है उनका उल्लेख। ठीक है, तो ये सही बात है। उसके बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो 12 सदस्य होते हैं, 238 स्टेट करता है, और 12 जो सदस्य होते हैं, और राज्यों और संघ में कितने होते हैं टोटल? 238 होते हैं। ठीक है, तो यही डिवीजन है, 250 है टोटल, जिसमें से 238 प्लस 12 नॉमिनेटेड हो गए, ये इलेक्टेड हो गए स्टेट से और यूटी से मिला के। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सही है तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 और 16 है उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है, किया गया है। और 1950 में एससी के लिए 10% और एसटी के लिए 5% आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एससी के लिए जो है वो 15% और एसटी के लिए जो है वो 7.5%, 7.5%, ये बात कही गई थी। ठीक है, यहाँ पे डेटा गलत है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों ही गलत है। नहीं सॉरी, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, एक गलत है, एक सही है। ठीक है, इसके दोनों पार्ट गलत है, लेकिन पहला वाला यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, संसद के किसी भी नियम को कानून की मान्यता नहीं दी जाएगी यदि वह संविधान के मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये पार्ट है जो ये आपका हो जाएगा गलत पार्ट। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये बात कि अगर वो मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम हटा देंगे उस पार्ट से, उतने ही पार्ट को जितना उल्लंघन कर रहा है उतने पार्ट को हटा दिया जाएगा। ये बात केशवानंद भारती के केस में कही गई थी, ना कि मेनका गांधी केस। ठीक, दूसरा देखिए, भारतीय संविधान का जो पार्ट 7 है वो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका सही पार्ट है, आंसर हो जाएगा इसका बी, ओनली 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के संविधान में जो पहला संशोधन है वो 18 जून 1951 में किया गया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पहले संशोधन के द्वारा जो दोनों नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा और नवी अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें थी जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में शामिल हुई थी। ठीक, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आपका जो आर्टिकल 326 है उसमें संशोधन करके जो मतदान की एज है वो 21 से घटा करके 18 साल कर दी गई। ठीक, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुई। ठीक, बाकी तो पूरा स्टेटमेंट सही है।
देखिए दूसरा देखते हैं, संविधान संशोधन के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, और दूसरी चीज संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, किस बात में आर्टिकल 15 में एक नया खंड जोड़ करके राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति करने के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इंदिरा साहनी केस था वो, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, या चंपकम दुरई राजन का केस, या श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य था, जिसमें ये उपबंध जोड़े गए थे। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां हैं, एक आपका सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की मंजूरी होनी चाहिए, 50% स्टेट्स की। 3 पार्ट हो गए, तो ये सही हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण का जो मामला है, ये कौन सा मामला था? जिसमें राजनारायण ने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है वो चार्जेस लगाए थे कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इन्होंने जो है वो क्या नाम है, कुछ मिस यूज़ करके जो गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ें जनप्रतिनिधित्व कानून के अगेंस्ट हैं जो, ठीक है, उन चीज़ों का यूज़ करके इस इलेक्शन को जीता है। ठीक है, बेसिकली इसमें 7 पॉइंट थे। ठीक है, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस में 7 पॉइंट थे जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े किए थे, जिसमें से 5 पॉइंट तो जज ने खारिज कर दिए थे, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे थे जिसमें उनको निर्दोष पाया गया था। ठीक है, और उन्होंने कह दिया था कि अब आपको मतलब इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि इमीडिएट नहीं कहा गया था। ठीक है, उन्होंने 3 या 4 हफ्ते की मोहलत दे दी थी कि 3-4 हफ्ते में जो पार्टी का स्टैंड है वो आप सिक्योर कर दीजिए, जो भी आपको करना है ना, एक मतलब कोई और आप अपनी जगह पर प्रधानमंत्री बना करके इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, तो फिर ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर उन्होंने क्या इमरजेंसी लगाई थी 1975 वाली जो। ठीक है, तो वो उस इमरजेंसी का बेस माना जाता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण का मामला। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है, आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर हैं जो सही हो जाएंगे, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में आपका जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसने शंकरी प्रसाद के मामले में और दूसरा सज्जन सिंह के जो मामला था 1965 वाला, उसमें निर्णय देते हुए संसद को संविधान के संशोधन करने की पूर्ण शक्ति की गई थी, प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है। और देखिए, केशवानंद भारती जो था उसमें उन्होंने बोला था कि फिर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। शुरुआत में तो पूरी दे दी थी, लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस था। तो यहाँ जो पूछा गया वो ये है कि इसमें जो फैसला दिया गया था वो 7-6 के बहुमत से दिया गया था। 13 जजों की बेंच थी वो। ठीक है, और 7-6 की बहुमत से फैसला आया था। ठीक, तो ये दोनों पार्ट सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के दौरान भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, आपका जो आज़ादी के बाद से भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है। देखिए, पहली बार जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 26 अक्टूबर 1962 चीन आक्रमण में। दूसरी बार की गई फिर 3 दिसंबर, डेट्स भी याद रखिएगा। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान आक्रमण में। और तीसरी बार जो हुई वो हुई आपकी 26 जून 1975 में। ये आंतरिक शांति का मामला था। ठीक, आंतरिक शांति के आधार पर लगी थी। ठीक, तो इन तीनों बार की गई थी। ये सही पार्ट आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, संसद है जो वो राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर भी कानून बना सकता है। कब बना सकता है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानमंडल है वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि संसद है जो वो विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 257 है जो, उसमें प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्तियां अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आर्टिकल 257 में ऐसा लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो सभी स्टेट्स की
वो उस तरह से एक्सरसाइज की जाएगी कि उसका कोई भी प्री जुडिशियल इफेक्ट है जो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर्स पर ना पड़े। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। ये आर्टिकल 257 में याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। आर्टिकल 280 के अनुसार अर्धन्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही है। और हाल ही में 2017 में गठित जो 15वीं वित्त आयोग है उसमें NK सिंह की अध्यक्षता में स्थापित होगी वो। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग एक अध्यक्ष तथा 4 इसमें सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में क्या क्या होता है, 1+4। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अनुच्छेद 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को संघ सूची में सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो नोमैडिक्स और माइग्रेटरी ट्राइब्स हैं उनको हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया है, ना कि संघ सूची में। तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, पहला सही है, ये आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। नशीली शराब है जो ये राज्य सूची का है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ये आपका समवर्ती सूची का है। और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है, ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तीरथ सिंह ठाकुर हैं जो वो रहे हैं, बिल्कुल सही है। और ये कौन से नंबर के थे ये भी याद रख लीजिए, 43rd थे। ठीक है, और जगदीश सिंह खेहर हैं जो ये 44th थे। ठीक है, ये भी रहे हैं। और दीपक मिश्रा जो हैं वो आपके 45th थे। ठीक है, और N गोपाल स्वामी हैं जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ना कि आपके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 1, 2 और 3 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण प्रेस को क्या कहते हैं, 4th पिलर कहा जाता है। ठीक है, ELJ और फिर प्रेस, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और चौथा पिलर है आपका प्रेस। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाईकोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है, दोनों फैक्ट है, याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। पश्चिम बंगाल नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं, सिर्फ कर्नाटक ही ऐसा कैसा राष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा इसका, केवल 3। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल अर्जन कर सकता है। ठीक है, और विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये भी सही है, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वाला है जो गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा यहाँ सही होगा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत के प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 साल चाहिए, ना कि 25-30 होना चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 चाहिए, है ना, उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और भारत का प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो आंसर ए हो जाएगा, केवल ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, आर्टिकल 7 है जो, उसमें पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, सही है। और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित अधिकार है, मतलब सिटीजनशिप है जो, वो आर्टिकल 5 से लेकर के आपके 11 तक है ना, तो स्टार्टिंग में जो 5 है उसी के बारे में, नागरिकता के बारे में वो। ठीक, तो दोनों सही हो जाएंगे, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, कुछ डेट्स हैं, याद रख लीजिएगा इनको। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज। ठीक,
24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, ठीक। और मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ, ठीक है। तो ये सारी डेट सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी के तहत घोषित राष्ट्र आपात के प्रमुख आधार कौन से हैं? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन, सशस्त्र विद्रोह भी है लेकिन आंतरिक विद्रोह नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 44th वाला पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद तो आंतरिक विद्रोह को जो है वो खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 यानी ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। मूल अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं कि कभी भी ये निलंबित नहीं हुआ करते, ठीक है। क्या है आपको कमेंट्स में बताना है कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 14 और 15 उनमें से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो देखिए पंचायती राज सभी राज्यों में लागू होती है सिवाय नागालैंड के, मेघालय के और मिजोरम के, ठीक है। ये नहीं होगा, तो पहला, दूसरा और चौथा यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। आर्टिकल 148 है जो, ये आपका मैच कर जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद 324 निर्वाचन आयोग, 338 का ये है आपका अनुसूचित जनजाति वाला, और खा है जो वो है आपका पिछड़ा वर्ग वाला, ठीक है। और सिर्फ 338 है जो वो है अनुसूचित जाति वाला, ठीक। तो खैर ये सभी मैच्ड हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत के अनुच्छेद 280 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया, बिल्कुल सही है। और 15वें वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 अप्रैल 2025 तक का था, बिल्कुल सही है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि 1 साल का विस्तार कर दिया गया है, 25 और 26 का। तो अब क्या होगा, 2020 से लेकर के 26 तक, 26 तक, 2026 तक, ठीक है। तो सभी सही है यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, अगला मैच करना है आपको 315 है जो, वो किसके साथ मैच हो जाएगा? संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से मैच करेगा, 322 खर्च से मैच करेगा, और 323 आपका लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से मैच करेगा, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज कमीशन रिपोर्ट्स, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी हैं, एच.डी. देवगौड़ा हैं और आपके मनमोहन सिंह हैं, ठीक है। ये राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री बने तीनों, ठीक। और अगर कार्यकाल की बात करें तो इंदिरा बनी थी 1966 में, देवेगौड़ा बने थे आपके 1996 में, और मनमोहन सिंह जो थे वो 2004 में बने और फिर 2009 में बने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं? मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। एच.डी. देवगौड़ा, वीपी सिंह तो यूपी के ही थे, ठीक है। और एच.डी. देवगौड़ा कहाँ, कर्नाटक के थे शायद, ठीक है। ये एक बार क्रॉस चेक करिएगा, कर्नाटक के थे, ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले जो मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदारी करता है, इनको क्या इनवाइट करना होता है, ठीक है, राज्य मंत्रियों को, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संसदीय सचिव है जो, वो कौन होते हैं? ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं, और इनका जो दर्जा है वो लगभग मंत्रियों के समान होता है, ठीक है। स्टेटस इनका है जो वो मिनिस्टर के बराबर का ही होता है, ठीक। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, किचन कैबिनेट के बारे में देख लीजिए। 15 से 20 लोगों की ये मतलब 15 से 20 मंत्रियों की ये एक लघु निकाय है, ठीक है, स्मॉल बॉडी होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, गलत, पीएम होता है इसका, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। तो गलत हो गया। और यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का
केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जो अंदर के सारे डिसीजन है जो मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स मिलके जो लिया करते हैं उसी को हम किचन कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, बी, केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संविधान का जो अनुच्छेद 155 है उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है, गलत है ना, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। उसके बाद राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बी आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 213 है वो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, सही है, और यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता है, ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 163, 164 और 167, ठीक है। देखिए 163 है जो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना, और 164 है जो ये मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, और 167 है जो वो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व, ठीक, बिल्कुल तीनों सही मैच्ड हैं, डी आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सेम ये जो प्रोविजंस हैं ये सेंटर में कौन से आर्टिकल्स के तहत है, ठीक है, सेंटर में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल प्राप्त हैं उनको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये दोनों ही राज्यपाल की जुडिशियल पावर है, ठीक है, जुडिशियल, ना कि डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, तो इसलिए दोनों ही गलत माने जाएंगे और आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, कोलेजियम प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, कोलेजियम में सदस्यों की संख्या होती है टोटल 5, ठीक, सही है, और 5 सदस्यों में एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और बचे हुए 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे 4 वो और एक मुख्य न्यायाधीश, ये लोग मिलकर के कोलेजियम बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एडहॉक जज से संबंधित कथन है। देखिए, आर्टिकल 127 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यायाधीशों की गणपूर्ति नहीं हो पा रही है, मान लीजिए काउंटिंग्स कंप्लीट नहीं हो रही है ना, कोरम नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में तदर्थ आधार पर, मतलब एडहॉक के आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, उनको एडहॉक जज बोला जाएगा, बिल्कुल सही है। और जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता पूरी करता हो वह ही तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये इनकी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।